नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने इससे पहली वाली जो वीडियो थी कक्षा 9 की उसमें पढ़ा था पहला चैप्टर को और हमारे रह गए थे उसमें प्रश्न। तो आज हम सेकंड वीडियो में प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है आपका भारत आकार और स्थिति। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित 4 उत्तर में से उपयुक्त उत्तर ढूंढिए। तो ये हमारे वैकल्पिक प्रश्न हैं जिनमें से हमें सही आंसर देना है। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? 4 विकल्प आपको दिए हैं। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। पहले का आंसर हो जाएगा बी। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो आपने पहली वीडियो देखी हो तो मैंने दोनों दिशाओं के देशांतर रेखाएं आपको बताई थी। तो हमसे पूर्वी पूछा है, तो पूर्वी आएगा जो अरुणाचल प्रदेश में हमारा ए नंबर का। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ये भारत के राज्य हैं और इन राज्यों की सीमा किस देश से लगती है, इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर हमारा होगा, ये चारों पांचों राज्यों की सीमा जिनसे लगती है उसका आंसर है हमारा नेपाल। ग्रीष्म अवकाश में यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से जाएंगे? तो इसका आंसर आपका रहेगा बी, लक्षद्वीप होते हुए जाएंगे आप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें ढूंढना है कि मेरा जो मित्र है वो उस देश का रहने वाला है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। तो इसमें से देखो, भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से भी लगती है। जो हमारा बी आंसर है तजाकिस्तान, उससे नहीं लगती है। चलिए हम अगले पेज में चलते हैं। इसमें हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हमें कम शब्दों में देना है। इसे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? 2 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न के अंदर। पहला प्रश्न में वो ये कह रहे हैं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में आपको द्वीप समूह के नाम बताने हैं, और फिर दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं। तो हमारे पड़ोस में दक्षिण में अगर हम समुद्र में देखें तो कौन कौन से ऐसे द्वीपीय देश हैं, छोटे देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर हम करते हैं। मैप देखेंगे हम। पहला प्रश्न था हमारा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो हम अरब सागर में देखते हैं, ये हमारा पूरा अरब सागर है। इसमें ये लिखा हुआ है लक्षद्वीप, है ना, जो मूंगे की चट्टानों से बने हैं। तो ये हमारा अरब सागर के द्वीप हो गए। दूसरा हम देखते हैं हमारा पूर्वी हिस्सा, भारत का पूर्वी जो समुद्र लगा हुआ है उसमें देखते हैं। तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी है और इसमें जो द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ पे है। मैंने पढ़ाया भी था कि यही हमारा लास्ट बिंदु है जिसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल पे था, जो हमारा भारत का लास्ट हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से सेकंड प्रश्न, फिर वो उनने पूछा है भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश, मतलब द्वीप हैं वो देश हमारे पड़ोस में है, मतलब समुद्री देश हैं जो हमसे लगते हैं। तो उनके आंसर हम देखेंगे। उसमें आपका आएगा, देखो पहला है दक्षिण में हमारे सबसे पड़ोस में श्रीलंका, जिसको पहले सिंहल देश कहा जाता था, है ना। और आपने रामायण में सुना हो तो इसको रावण का देश हम जो बोलते हैं, श्रीलंका जो था वो है, ये सिंहल देश नाम था, बाद में श्रीलंका हुआ है। दूसरा है हमारा, ये छोटे छोटे टापू हैं मालदीव, ये हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, समुद्री पड़ोसी देश, द्वीपीय देश हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ये लिखा है सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। भारत आता है 7वें नंबर पर। तीसरा प्रश्न है हमारा, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। दिशाएं बोली हैं उन्होंने। तो हम क्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जानते हैं, लेकिन जब जो कोना बनता है
तो दिशाएं वैसे 8 होती हैं, हम 4 दिशाएं जानते हैं। तो जो कोना बनता है 2 दिशाओं को मिलाने वाला, उसको हम दोनों दिशाओं के नाम से जानते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम, 2 दिशाओं का जहाँ मिलन होगा वो उत्तर पूर्व, तो उनके बारे में बताना है हमें। तो इसका आंसर आपका है उत्तर पश्चिम का उन्होंने दिए हैं, और पूर्वी उत्तर के भी आंसर दिए हैं। मैप में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा है कोना ना, तो ये वाला अगर हम देखें तो ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, लेकिन यहाँ दोनों दिशाएं मिल रही हैं, तो ये हमारा उत्तर और पश्चिम है। ये ऊपर का उत्तर, ये नीचे का पश्चिम, तो दोनों दिशाएं जहाँ मिल रही हैं वो उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम के देश कौन से हो गए हमारे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब वो बात कर रहे हैं उत्तर और पूर्व की, तो ये हमारा पूर्व है, ये उत्तर है, दोनों को दिशाएं जहाँ मिलेंगी वो हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व के देश ये लगे हुए हैं, हमारा भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये हमारे उत्तर पूर्व के हिस्से में आते हैं। तो ये हो गए हमारे देश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो कर्क रेखा वाले राज्यों के नाम हमें बताना है। तो उसमें हमारा है, देखिए दिए हैं, सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ये हो जाते हैं हमारे 7 राज्य जहाँ से रेखा होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्यों से। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से। मैप में देखेंगे हम लोग, आपको ये एक लाइनिंग दिख रही होगी डॉट डॉट में, ये है आपकी कर्क रेखा। अब इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो भारत में ये एंट्री ले रही है आपकी गुजरात से, फिर आ गया गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश से देखें तो ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का हिस्सा काटती है हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले के पास, छत्तीसगढ़ से निकली है। फिर झारखंड, फिर ये पश्चिम बंगाल में पहुंच गई है, बीच में बांग्लादेश आ गया, और फिर ये हल्का सा आपका टच करती है इधर लास्ट में हमारे पूर्वी राज्यों को, मिज़ोरम को। तो ऐसे करके 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये लगभग हमारे 14 जिलों से होकर गुजरती है। और आप लोग अगर कभी विदिशा गए हों, भोपाल से विदिशा, तो आपको एक बोर्ड लगा मिलेगा, कर्क रेखा लिखा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से हमारी एक्यूरेट लाइन है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो है हमारा, वो है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। अब हमें ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा गुजरात है उसमें 30 डिग्री का अंतर है, लेकिन घड़ी एक ही समय के हिसाब से चलती है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, पहले हम आंसर देख लें, फिर मैं मैप में समझाऊंगा। आंसर में लिखा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की उपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों की घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांशी विस्तार 30 डिग्री है, और इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के बीच का समय 2 घंटे का अंतर होता है। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियों की एक ही समय दिखाती हैं। इसको मैं मैप से आप लोगों को समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं मैप में। ये है आपका मैप, इसमें अक्षांश रेखा उन्होंने दिखाई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आपका है गुजरात, यहाँ से और यहाँ तक में जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं इस तरह से डली हुई मिलेंगी आपको वर्ल्ड के मैप में, तो वो हैं 30। और एक अक्षांश रेखा को पार करने में समय लगता है सूर्य को 4 मिनट, एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा पर पहुंचने में।
तो इसको हम समझेंगे। अब हम कर देते हैं 4 × 30, तो आपका टोटल निकल के आएगा 120 मिनट। 120 मिनट को आप जैसे ही घंटे में बदलेंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा, मतलब 2 घंटे का अंतर रहेगा। कहाँ? गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में। ये हो गया। अब फिर क्या हुआ है, मतलब अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बज रहे होंगे आपके सुबह के 5, तो 2 घंटे पीछे यहाँ का समय होगा, जनरल सी बात है ना। यहाँ अगर 5 बज रहे हैं तो यहाँ आपके कितने हो रहे होंगे, यहाँ 3 का समय हो रहा होगा उस समय। 2 घंटे का डिफरेंट आता है, लेकिन घड़ी जो हमारा मानक समय है वो सेम है। तो क्या हुआ है, यहाँ का जो अक्षांशीय रेखा का विस्तार है ये, और यहाँ पे जो अक्षांश रेखा है, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर दिया। उसका जो आंसर आया है वो आया आपका 82.30 अनुमानित। तो वो आपकी गुजरती है कहाँ से, जो 82.30 आपकी रेखा है वो गुजरती है लगभग बीच भारत में से। यहाँ से मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। लगभग यहाँ से हमारी मानक रेखा गुजरती है, जिससे हमारा समय का निर्धारण होता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में से होती हुई ये हमारी मानक समय रेखा है, जिससे समय निर्धारित होता है। ये आप दूसरे मैप में देख पाएंगे। तो इसका ही प्रभाव रहता है कि 2 घंटे का अंतर होते हुए भी पूरे भारत का समय बराबर होता है, क्योंकि हमने देशांतर रेखाओं का औसत निकाल के एक मानक रेखा निर्धारित कर रखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंद महासागर में भारतीय केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। हमने बताया है दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के नाम पर किसी समुद्र का नाम रखा गया हो। भारत के नाम पर ही, हिंदुस्तान के नाम पर ही सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। इसकी स्थिति भारत के लिए कितनी लाभदायक है, कितनी केंद्रीय है, उसको हम इस प्रश्न में समझेंगे। भारतीय भूखंड पूर्वी और पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है, जो लगभग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है। अगर हम देखें तो भारत लगभग दक्षिण एशिया में आता है, जो पूर्वी और पश्चिमी एशिया को जोड़ने का काम करता है। वही भाग इसे उत्तर पश्चिम एवं पूर्व दिशा में इसके पड़ोसी देशों से भी जोड़ता है। दक्षिण प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है। दक्षिण प्रायद्वीप से मतलब है, आप इस मैप को देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको बोला जाता है प्रायद्वीप, और ऐसा समुद्र जो तीनों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ हो उसको बोला जाता है खाड़ी। ये खाड़ी है क्योंकि इसके तीनों ओर ज़मीन लगी हुई है, और ये प्रायद्वीप है। ये दोनों में अंतर होता है, खाड़ी में और प्रायद्वीप में। तो ये भारत, आप देखेंगे भारतीय प्रायद्वीप जो है वो समुद्र में बहुत अंदर तक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जितने भी समुद्री मार्ग हैं इधर से इधर जाने वाले, वो कहाँ से होकर गुजरते हैं। अगर इधर से चीन से कोई व्यापारिक सामग्री पहुँचानी हो इधर वाले हिस्से में, यूरोप में, तो कहाँ से होकर जाएगी, वो भारत के हिंद महासागर से होती हुई जाएगी। तो हमारे यहाँ की जो इस साइड के बंदरगाह हैं पूर्वी और पश्चिमी तट के, वहाँ पे जो जहाज़ आते हैं, विदेशी जहाज़ आते हैं, और जो व्यापारिक जहाज़ होते हैं वो रेस्ट करते हैं। तो ये सारा क्षेत्र के व्यापारिक बंदरगाह एक तरह से व्यापार का मुख्य केंद्र बन गए हैं। किसकी वजह से? हिंद महासागर की वजह से। क्योंकि जितना भी पुराना व्यापार होता था प्राचीन समय में और आज के समय में, वो होता है व्यापार से। पहले हम लोग व्यापार करते थे स्थल मार्ग से, यहाँ से, इस रास्ते से,
है ना, इस रास्ते से सामग्री जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में तो हिमालय फैला है, तो यहाँ से कोई व्यापारिक रास्ता हमारा है नहीं, तो यहाँ से भारत का व्यापार यूरोप से और मध्य एशिया से होता था। लेकिन अब जो ज़्यादातर बाजार है वो किससे नियंत्रित होता है, समुद्री मार्ग से। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका हिंद महासागर और भारत के जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं वो। आगे चलते हैं बच्चों। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली से संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अनेक भागों में पहुँचे। जो सेकंड पैराग्राफ है ये बता रहा है कि प्राचीन काल से लोग भारत आते रहे हैं, और जैसे ही कोई विदेशी भारत से आता है तो वो अपने साथ वहाँ की वस्तुएं और वहाँ के लोगों के रीति रिवाज, वेशभूषा और विचार को लेके आता है। इसी तरह जो भारत के विचार थे जो उपनिषदों में लिखे हैं, रामायण में हैं, पंचतंत्र जो किताब है शिक्षा पर, पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णुदत्त शर्मा जी की, भारतीय अंकों मतलब भारतीय गणित प्रणाली और दशमलव प्रणाली, ये पूरे विश्व में भारत से ही फैली। अब लोग हमारे यहाँ कैसे आते थे मैं आपको बता देता हूँ। चीन से बहुत सारे यात्री हमारे यहाँ भारत में समय समय पर आए हैं, तो वो इस वाले रास्ते का उपयोग करके भारत आए थे, जिसमें ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, फहान है। दूसरे कुछ यात्री यहाँ से जो दर्रे हैं, दर्रे मतलब पहाड़ों के बीच में जो सकरी नाली होती है उसके रास्ते भी भारत में समय समय पर आए हैं, तो उन दर्रों से आते थे। दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच में सकरीला जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। तो चीन से आने वाले लोग इधर से आए हैं, इराक ईरान से आने वाले लोग यहाँ से आते थे, और यहाँ पे आपके जो अफगानिस्तान में पर्वत हैं, हिंदकुश पर्वत बोला जाता है इनको, हिंदकुश पर्वत के दर्रों से आए हैं। यहाँ पे आपका बोलन दर्रा, खेवर दर्रा स्थित है। पहले अफगानिस्तान भारत का ही भाग हुआ करता था। आगे देखते हैं हम लोग। मसाले, मलमल, व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिम एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनारें बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है, और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामांकन भारत के नाम पर सही ठहरता है। अब दिया है आपका मानचित्र कौशल। मानचित्र से संबंधित कार्य दिए गए हैं आप लोगों को, जो आपको मानचित्र में करना है, मैप भरना है। निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। तो हमें पहचान करना है। पहला प्रश्न हमारा दिया है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो मैंने आपको पहले के प्रश्न में बताया है, अरब सागर में आपका है लक्षद्वीप जो मैंने मैप में बताया है, और बंगाल की खाड़ी में है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे बेरन ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाती है। भारत क्या है? भारत का अगर हम भौगोलिक विस्तार देखें तो वो एक महाद्वीप तो नहीं है, लेकिन एक उपमहाद्वीप जैसी आकृति का निर्माण जरूर करता है। और पहले जिसमें अन्य देश शामिल रहे हैं, या जिसको हम पहले बोलते थे अखंड भारत, तो उसका हिस्सा कौन कौन से देश हैं हम देख लेते हैं। पाकिस्तान भारत से अलग होकर बना है, भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान भारत में आता था। चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र, तिब्बत का जो पठार है वो पहले भारत का हिस्सा था, हमारा हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र है। नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन देशों से मिलकर बनता है भारतीय उपमहाद्वीप। आगे हम देखेंगे कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ये भी मैंने आपको शॉर्ट प्रश्न में समझाया था अभी थोड़ी देर पहले मैप में। तो अगर हम पश्चिम से काउंट करना शुरू करते हैं, पश्चिम से देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले पड़ता है गुजरात, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, और फिर दो राज्य आते हैं हमारे सेवन सिस्टर्स वाले, जिनको हम पूर्वी भारत कहते हैं, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये 7 राज्यों के नाम आप याद कर लेंगे। ये बहुत बार पूछा जाता प्रश्न है कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो एक प्रश्न और बनता है कर्क रेखा से कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ये आप कंप्लीट कर लेंगे। आगे हम देखते हैं भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु
कौन सा है? तो यहाँ हमसे पूछा है उसने अक्षांश रेखा, तो वो आपका दक्षिणी बिंदु अगर आप देखेंगे, दक्षिणी शीर्ष बिंदु भूभाग का जमीन पर जो है ना, तो वो आपको मिलेगा कन्याकुमारी के पास। मैप में आप देखेंगे तो वो आपका आएगा 37 डिग्री 6 पॉइंट में, है ना, कन्याकुमारी वाला हिस्सा। और पूरा अगर पूछते हैं भूभाग से हटके पूछते तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे 10 डिग्री चैनल पे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? तो सबसे उत्तरी अक्षांश आपका मिलेगा जम्मू कश्मीर में, आपको देखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कौल। वो है 8.4 8 डिग्री 4 पॉइंट पे जो है वो आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 6, ये पूरब से पश्चिम वाला दिया है 68 से लेके 9725 तक, जो हमारा देशांतर रेखाओं को दिखाता है। 68 दशमलव कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में। और 97.25 मिलेगा, डिग्री मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। अगला 7वां प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी, ये हो गया। 8वां प्रश्न है आपका सबसे लंबी, प्रश्न क्रमांक 7, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कहाँ है? तो इसका आंसर बता ही दिया मैंने आपका, दोनों के दोनों चीज़ें कन्याकुमारी है। अगला 8वां आपका है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपका आएगा गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। आप वो देखोगे तो खंबात की खाड़ी और उस समय मिक्स है। मैप में आप देख सकते हैं कहाँ मिलेगी, आप मैप देखें, मैप में ये गुजरात का तट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बार बार अंदर बाहर रेखा हो रही है। तो ये गुजरात का जो समुद्री तट है ये सबसे लंबा है, जिसमें खंबात की खाड़ी आती है। आगे देखते हैं हम लोग, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो गया। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि किसे कहते हैं? तो ये आपको आंसर बहुत बढ़िया मैप में देख के पता चल जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो संधि है, संधि बोलते हैं दो भूमि क्षेत्रों के बीच में छोटा समुद्री क्षेत्र, है ना, जिसको जलमंडल भी बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में आप देखेंगे तो ये जल संधि है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि या पाक जल मंडरू। ऊपर वाले हिस्से को मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, जो हमारा, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं पाक जल मंडरू। बीच में एडम ब्रिज है, जिसको हम प्राचीन समय में राम सेतु भी कहते हैं, जो समुद्र में लगभग 8 या 9 फीट डूबा हुआ है। लास्ट प्रश्न है हमारा भारत और श्रीलंका, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र हमें देखना है। तो भारत के केंद्र शासित क्षेत्र मतलब जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं, उनके नाम हैं, 9 नाम हैं, उसको आप मैप में देख लेंगे। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर और नगर हवेली अरब सागर में मिलेंगे आपको, दमन एवं दीव गुजरात के पास लिखे हुए मिलेंगे, लक्षद्वीप केरल से लगे हुए हैं, पांडिचेरी के हिस्से हैं वहीं पे, और दिल्ली। और 2 हमारे नए हैं अभी जो बने हैं 5 अगस्त 2019 को, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इन केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, इसको आप नोट कर लें स्पेशल, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ की विधानसभा है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों का शासन उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। बच्चों, हम लोगों ने इस सब को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ये पूरा भारत का मैप है, आप राज्यों को इसमें देख लेंगे और सारी चीज़ें आपको दिया है। फिर परियोजना कार्य जिसको आप कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो में देख के भी कर सकते हैं। अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश एवं देशांतर ज्ञात कीजिए। मध्य प्रदेश की स्थिति आपको ज्ञात करना है। रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन किन नई विकास योजनाओं के द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के आवागमन के मार्ग को विकसित किए गए हैं। तो रेशम मार्ग आपको मिलेगा वर्ल्ड के मैप में। इसमें अभी वर्ल्ड का मैप है नहीं मेरे पास। चीन से होकर यूरोप तक जाने वाला जो स्थलीय मार्ग था प्राचीन समय में, वो आपका था स्थलीय मार्ग था। तो ये पूरा मार्ग आपको सिल्क मार्ग मिल जाएगा, रेशम मार्ग जिसको बोलते थे, जिस पे चाइना बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है अभी बनाने पे, इसलिए ये प्रश्न आपके इसमें
डला हुआ है। आगे हम देखेंगे, ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट में आपके लिए आएगा सेकंड चैप्टर का वीडियो, उसके लिए आप तैयार रहें और इसके आप नोट्स ज़रूर बना लें। मैं आपको पूरी आपके विषय जो सामाजिक विज्ञान है उसको कंप्लीट करवाऊँगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद।